उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो? सुनो, अगर तुम्हारा जवाब यह है कि ज़ीरोगन शुगरान के हवाले की जा चुकी है तो ये गलत है। मैं सिलसिले में तहकीकात कर चुका हूँ, डॉक्टर ट्रोमी ने तेज लहजे में जवाब देते हुए कहा। कैसी तहकीकात? ये तो टॉप सीक्रेट है, बिलाल नकवी ने हैरत भरे लहजे में कहा। डॉक्टर ट्रोमी ने हंस पड़ा। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं बखूब जानता हूँ कि जायजा बनाकर सीधा यहाँ आ गया हूँ? मैंने बाकायदा तहकीकात की है ज़ीरोगन के मुतालिक, सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं जानता, और अभी तक कोई शुगरान नामी तुमसे मिलना नहीं पहुँचा। ये बात भी मुझे मालूम हो चुकी है, इसलिए लाजिमन वो ज़ीरोगन तुम्हारे पास मौजूद है, डॉक्टर ट्रोमी ने मुस्कुराते हुए कहा। है नहीं थी? कहो डॉक्टर ट्रोमी। दरअसल हमारे मुल्क में गुज़िश्ता कई सालों से ऐसी टॉप सीक्रेट चीज़ों और फाइलों के लिए नया निज़ाम बनाया गया है। इस निज़ाम के मुताबिक ऐसी इजादात और उसके फार्मूले वगैरह पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ X2 की तहवील में रहते हैं। ये ज़ीरोगन और उसकी फाइल भी X2 के पास पहुँचा दी गई है। अब वो शुगरान तक कैसे पहुँचती है इसका मुझे इल्म नहीं, बिलाल नकवी ने जवाब दिया। झूठ मत बोलो, साइंसी इजादात से किसी सीक्रेट सर्विस वगैरह का कोई ताल्लुक नहीं होता, डॉक्टर ट्रोमी ने होंठ चबाते हुए कहा। दूसरे मुल्कों में नहीं होता होगा, यहाँ है। तुम बेशक मेरी बात की तस्दीक कर सकते हो, बिलाल नकवी ने जवाब दिया। इस X2 का पता बताओ, डॉक्टर ट्रोमी ने होंठ काटते हुए पूछा। वो पूरे इसरार आदमी है, वो किसी के सामने नहीं आता, हत्ता कि हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म और सदर तक इससे वाकिफ नहीं, बिलाल नकवी ने फौरन जवाब देते हुए कहा। ओह, तो तुम अब मुझे घिस रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो मेरा? डॉक्टर ट्रोमी के लहजे में भीड़िए जैसी घुराहट नमूदार हो गई। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से बिगड़ने लगा। ओ नहीं डॉक्टर, मैं सच कह रहा हूँ, बिल्कुल सच, बिलाल नकवी ने खौफज़दा लहजे में कहा। मुझे लहजे पहचाने में महारत है और तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम सच बोल रहे हो, लेकिन बात ऐसी कर रहे हो कि कतन नाकाबिल यकीन है। जब वो किसी के सामने नहीं आता तो फिर ज़ीरोगन इस तक कैसे पहुँच गई? डॉक्टर ट्रोमी ने घुर्राते हुए पूछा। यहाँ सीक्रेट सर्विस वज़ारत ख़ारजा के तहत काम करती है और वज़ारत ख़ारजा के सेक्रेटरी सर सुल्तान इसके इंचार्ज हैं। मैंने सरकारी तौर पर ज़ीरोगन सर सुल्तान को दी और उससे बाकायदा रसीद हासिल की, जो कि मेरे दफ्तर में मौजूद है। तुम चाहो तो सुबह मैं उसे दिखा भी सकता हूं, बिलाल नकवी ने जवाब दिया। अब वो बड़े संभले हुए लहजे में बात कर रहा था। तो क्या सर सुल्तान X2 है? डॉक्टर ट्रोमी ने जवाब दिया। नहीं, मैंने बताया है कि X2 किसी के सामने नहीं आता और सर सुल्तान भी उसे नहीं जानते। अलबत्ता उसका एक नुमाइंदा अक्सर सर सुल्तान और ज़रूरत पड़ने पर आला अफसरान से मिलता रहता है। इसका नाम अली इमरान है। वो यहाँ की सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल सर रहमान का बेटा है और सर रहमान तो इंतहाई संजीदा आदमी है, जबकि ये अली इमरान हद से ज़्यादा मुंहफट, मस्खरा और अहमक सा नौजवान है। ना जाने सर सुल्तान उसे कैसे बर्दाश्त करते हैं। मुझसे तो एक बार इसकी मुलाकात हुई थी और मैं जो बड़े सब्र और तहम्मुल वाला आदमी मशहूर हूँ, उसकी बातें सुनकर गुस्से से पागल हो गया। बहरहाल मेरा अपना आइडिया है कि शायद सर सुल्तान उसके ज़रिए X2 से राब्ता कायम करते हैं, और ये भी सिर्फ मेरा अंदाज़ा है, यकीन नहीं है, क्योंकि सीक्रेट सर्विस ने कभी ना ही वास्ता पड़ा है और ना मुझे उसकी ज़रूरत हुई है। अगर ज़रूरत पड़े तो हमारे सेक्रेटरी सर राशिद ही राब्ता करते हैं, बिलाल नकवी ने तफसील बताते हुए कहा। फ़ोन उठाओ और सर राशिद से बात करो, उससे पूछो कि क्या ज़ीरोगन और फाइल उनके पास है। और सुनो, अगर तुम अपनी ज़िंदगी चाहते हो तो इस इमरान या X2 का सही पता मालूम करके बताओ, डॉक्टर ट्रोमी ने घुर्राते हुए कहा। मैं बात करता हूँ, बिलाल नकवी ने सर हिलाते हुए कहा। फिर उसने उठकर ड्राइंग रूम में मौजूद टेलीफोन का रिसीवर उठा लिया और तेजी से नंबर प्रेस करने लगा। यस, दूसरी तरफ से एक आवाज उभरी। अब डॉक्टर ट्रोमी उसके सर पर खड़ा था। मैं बिलाल नकवी, अंडर सेक्रेटरी वजारत दिफा बोल रहा हूँ, सर सुल्तान से बात कराएं, बिलाल नकवी ने तेज लहजे में कहा। जी बेहतर, होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से मौतबाना लहजे में कहा गया और चंद लम्हों बाद रिसीवर पर एक बावकार सी आवाज पहुंची। यस, सुल्तान बोल रहा हूँ। सर सुल्तान सर, मैं बिलाल नकवी बोल रहा हूँ, बिलाल नकवी ने मौतबाना लहजे में कहा। यस, फरमाइए, इस वक्त कैसे फ़ोन किया? सर सुल्तान का लहजा पहले की तरह बावकार था। सर, वो ज़ीरोगन के मुतलिक अर्ज़ करना है, इसमें एक टेक्निकल ख़राबी का इल्म हुआ है, अगर वो आपके पास हो तो मैं उसे वापस लेबॉर्ट्री भिजवा कर ठीक करा दूँ, बिलाल नकवी ने कहा। क्या आपका दिमाग दुरुस्त हो गया है? किसी ज़ीरोगन की बात कर रहे हैं आप? सर सुल्तान के लहजे में शदीद हैरत थी। सर, वो ज़ीरोगन जो कल मैंने आपके असिस्टेंट के हवाले सरकारी तौर पर की थी, जिसकी बाकायदा रसीद जारी हुई थी, बिलाल नकवी ने जवाब दिया। आप मुझे नशे में लगते हैं, मुझे किसी ज़ीरोगन का कोई इल्म नहीं। सर सुल्तान की इंतहाई गुस्सेली आवाज़ सुनाई थी, उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। अब बोलो बिलाल नकवी, ट्रोमी ने गुर्राते हुए कहा। सर सुल्तान बेहद असूल पसंद आदमी है, इसलिए इनकार कर रहे हैं, बिलाल नकवी ने ढीले लहजे में कहा और रसीवर रख दिया। तो फिर इस अली इमरान से बात करो, मुझे ज़ीरो गन चाहिए वरना तुम्हारी मौत यकीनी है, ट्रोमी ने
गुर्राते हुए कहा, मुझे ना उसके फ़ोन नंबर का इल्म है और ना इसके पते का। बिलाल नकवी ने कहा, मुझे हर सूरत में इसका पता चाहिए। डॉक्टर ट्रूमीन ने करख्त लहजे में कहा, ये हकीकत है, मुझे इसके पते का इल्म नहीं है और ना फ़ोन नंबर का। बिलाल नकवी ने कहा, टेलीफोन एक्सचेंज से मालूम करो। डॉक्टर ट्रूमीन मैंने एक लम्हा खामोश रहने के बाद कहा और बिलाल नकवी ने सर हिलाते हुए टेलीफोन का रिसीवर उठाया और एक्सचेंज के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। और फिर जब उसने अपना ओहदा बताकर उसे अली इमरान का फ़ोन नंबर पूछा तो ऑपरेटर ने बताया, लेकिन इस फ़ोन नंबर करने के बाद वहाँ से जवाब मिला कि इमरान सुबह से गायब है, टेलीफोन एक्सचेंज से उसका पता मालूम करो। ट्रूमीन ने कहा और बिलाल नकवी ने एक बार फिर टेलीफोन एक्सचेंज टेलीफोन किया और अपना ओहदा बताकर इमरान के फ़ोन नंबर बताकर उसका पता मालूम किया तो ऑपरेटर ने बताया कि यह नंबर फ्लैट नंबर 200 किंग रोड में नस्ब है। किंग रोड फ्लैट नंबर 200। अच्छा, शुक्रिया बिलाल नकवी, ताबुन का बेहद शुक्रिया। डॉक्टर ट्रूमीन ने मुस्कुराते हुए कहा। दूसरे लम्हे उसका हाथ तेजी से हरकत में आया और बिलाल नकवी चीख मारकर उछलकर सोफे से नीचे गिरा। डॉक्टर ट्रूमीन का भरपूर थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा और यह सरब इस कदर शदीद थी कि बिलाल नकवी के मुंह में मौजूद सारे ही दांत निकलकर बाहर आ गिरे। इसका गाल फट गया था और उसके साथ ही उसके सहन पर तारीक चादर फैल गई थी। आखिर उसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? ब्लैक ज़ीरो ने तशवीश भरे लहजे में कहा, इस मकसद को तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे ये बात तो खुल गई है कि फ़याज़ दरअसल रूटीन में इस बीमारी का शिकार हुआ है। फ़याज़ ने मुझे बताया है कि वो एक इंक्वायरी के सिलसिले में चाराग गया था। वहाँ होटल में 2 गैर मुल्कियों से उसकी दोस्ती हो गई। फ़याज़ वैसे ही गैर मुल्कियों से दोस्ती करने में शेर है और फिर चाराग जैसी सुनसान जगह पर गैर मुल्की फ़याज़ को नजर आ गए थे, इसलिए दोस्ती लाजमी थी। फ़याज़ के मुताबिक वो इन गैर मुल्कियों के कमरे में बैठा था कि अचानक उसके बाजों में जैसे सुई सी चुभी। उसने इस जगह को खुजा लिया और इसका ख्याल था कि किसी चूंटी ने काट लिया है। वैसे अब उसने बताया था कि एक गैर मुल्की जो अपना नाम फ्लैग बता रहा था इस वक्त उठकर साइड से गुजरकर बाथरूम की तरफ गया था जब उसके बाजू पर सुई चुभी थी। इसके बाद फ़याज़ वहां से वापस आ गया। यहाँ दूसरे दिन उसे हल्की हल्की हरारत सी महसूस हुई, लेकिन उसने परवाह न की और दफ्तर में बैठा काम करता रहा। काम करते करते अचानक उसकी तबीयत बेहद बिगड़ गई और वो बेहोश होकर गिर गया और फिर उसकी आंख अस्पताल में खुली। फ़याज़ ने इन दोनों का हुलिया और कदोकामत में दरियाफ्त कर लिया है और वहीं अस्पताल से ही मैंने नुमानी को फ़ोन करके चिराग चाहकर इस होटल और गैर मुल्कियों के बारे में रिपोर्ट करने के लिए कह दिया था। नुमानी अगर फ़ौरन ही चल पड़ा होगा तो कल रात तक चिराग पहुंचेगा, फिर पता चलेगा कि वो दोनों गैर मुल्की वहाँ मौजूद भी हैं या नहीं। इमरान ने तफसील बताते हुए कहा, वो अभी दानिश मंजिल पहुंचा था और उसने फ़याज़ की बीमारी के मुतालिक और फिर उसके इलाज के बारे में बताया था, लेकिन आपने तो कहा है कि कोई गैर मुल्की डॉक्टर रफ़ीक के जरिए यहाँ भी मालूमात हासिल करता रहा है। ब्लैक ज़ीरो ने चौंक कर कहा, हाँ, डॉक्टर रफ़ीक से मेरी बात हुई है। उसने जो हुलिया और कदोकामत बताया है वो फ़याज़ के बताए हुए हुलियों और कदोकामत के लिहाज से यकसर मुख्तलिफ है। डॉक्टर रफ़ीक के मुताबिक वो उसके पास अस्पताल आया था। वो वेस्टर्न कॉर्नर का डॉक्टर था। उसने अपना तारुफ कराया और डॉक्टर रफ़ीक ने बतौर एक डॉक्टर उसका तारुफ यहाँ डॉक्टर हाशमी और दूसरे डॉक्टरों से कराया और चूँकि फ़याज़ की बीमारी बिल्कुल ही मुनफरिद थी इसलिए उसका भी जिक्र आ गया। वो डॉक्टर रफ़ीक के साथ फ़याज़ के कमरे में गया। उसके बाद वो टेलीफोन पर डॉक्टर रफ़ीक से फ़याज़ के मुतालिक पूछता रहा, लेकिन डॉक्टर रफ़ीक ये मालूम ही नहीं कि वो कहाँ ठहरा है और मेरा ख्याल है कि वो वाकई ही कोई डॉक्टर ही होगा। बाहैसियत डॉक्टर उससे फ़याज़ के मुतालिक तजस्सुस हुआ होगा। वैसे मैंने जूलिया को कह दिया है कि वो इस हुलिया और कदोकामत के किसी गैर मुल्की डॉक्टर को होटलों में तलाश करे, लेकिन मुझे उसके मिलने की उम्मीद कम है। हो सकता है वो कहीं निजी रिहाइशगाह में ठहरा हुआ हो। डॉक्टर रफ़ीक ने उसका नाम डॉक्टर आर्नल्ड बताया है, इमरान ने कहा। फिर भी इस बीमारी के पस मंज़र में कोई ना कोई मकसद तो बहरहाल होगा। हो सकता है कि वो लोग अभी तजर्बे कर रहे हों। ब्लैक ज़ीरो ने सर हिलाते हुए कहा, देखो जो कुछ भी है सामने आ जाएगा। मेरे जहन में वैसे इस मामले में खासी उलझन है, इमरान ने उलझे हुए लहजे में कहा। फिर उससे पहले कि कोई बात होती मेज़ पर पड़े हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी और इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। X2 इमरान ने तेज लहजे में कहा, जूलिया बोल रही हूँ जनाब। दूसरी तरफ से जूलिया की आवाज़ सुनाई दी। यस, क्या रिपोर्ट है? इमरान ने पूछा। सर, इस गैर मुल्की को ट्रेस कर लिया गया है। वो शेटन होटल के एक कमरा में मौजूद है। कैप्टन शकील उसे ट्रेस करने के लिए जैसे ही शेटन होटल में दाखिल हुआ उसने उसे काउंटर से लिफ्ट की तरफ बढ़ते हुए देखा। चूंकि उसका हुलिया और कदोकामत बिल्कुल वही था जो आपने बताया था, इसलिए कैप्टन शकील उसे देखते ही पहचान गया। वो आदमी शेटन होटल की तीसरी मंजिल के कमरा नंबर 25 में मौजूद है।
और कैप्टन शकील ने जो इंक्वायरी की है उसके मुताबिक ये कमरा किसी फ्लैग नामी गैर मुल्की के नाम से चराग से बुक कराया गया था। 3 कमरे बुक कराए गए हैं। कमरा नंबर 25 फ्लैग, कमरा नंबर 26 जॉनी और कमरा नंबर 24 डॉगर के नाम से। जूलिया ने तफसीली रिपोर्ट देते हुए कहा, कैप्टन शकील से कहो कि वो वहीं रुककर इसकी निगरानी करे। मैं इमरान को भेज रहा हूँ, वो खुद ही कैप्टन शकील से मिल लेगा, इमरान ने तेज लहजे में कहा। जूलिया के फोन से उसकी आंखों में तेज चमक उभर आई थी, क्योंकि चराग के हवाले के साथ साथ फ्लैग और जॉनी के नामों के अलावा आ जाने के बाद ये बात तय हो गई थी कि ये गैर मुल्की डॉक्टर उनका ही साथी है और हो सकता है इसका नाम आर्नल्ड की बजाय डॉगर ही हो। यस बॉस, लेकिन क्या कोई केस शुरू हो गया है? जूलिया ने मौतबाना लहजे में पूछा। अभी शुरू तो नहीं हुआ, लेकिन हो भी सकता है, इमरान ने जवाब दिया और रस्सी रख दिया। इसका मतलब है कि ये आदमी उन्हीं का साथी है जो अपने आप को डॉक्टर आर्नल्ड जाहिर कर रहा है, ब्लैक जीरो ने कहा। हाँ, अब बहरहाल मकसद भी सामने आ जाएगा। मैं शेटन होटल जा रहा हूँ, इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा और फिर तेजी से दौड़ता हुआ वो ऑपरेशन रूम से बाहर आया और चंद लम्हों बाद उसकी स्पोर्ट्स कार इंतहाई तेज रफ्तारी से शेटन होटल की तरफ दौड़ी जा रही थी। शेटन होटल की पार्किंग में कार रोककर इमरान जैसे ही बाहर में दाखिल हुआ, उसने कैप्टन शकील को एक मेज पर बैठे हुए देख लिया। कैप्टन शकील बड़े एतमीनान से बैठा मशरूब पी रहा था। इमरान ने इधर उधर देखा और फिर तेज तेज कदम उठाता सीधा कैप्टन शकील की तरफ बढ़ गया। ओह इमरान साहब, आप आ गए, मुझे आपका ही इंतजार था, कैप्टन शकील ने कुर्सी से उठकर इमरान का इस्तकबाल करते हुए कहा। अच्छा, अब तुम भी इंतजार करने वालों की सफ में शामिल हो गए हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और कैप्टन शकील भी इख्तियार हंस पड़ा। लेकिन तुम यहाँ कैसे मौजूद हो? तुम्हें तो ऊपर होना चाहिए था, इमरान ने कैप्टन शकील के साथ कुर्सी पर बैठते हुए कहा। वो डॉक्टर आर्नल्ड अपने 2 साथियों समेत यहाँ हाल में मौजूद है। वो लोग खाना खा रहे हैं इधर दाएं तरफ चौथी मेज, कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए कहा और इमरान ने सर हिला दिया, लेकिन उसने फौरन ही उधर सर मोड़ कर ना देखा, बल्कि चंद लम्हों बाद इस तरह मुड़ा जैसे किसी वेटर को तलाश कर रहा हो और दूसरे लम्हे उसके लबों पर मुस्कुराहट उभर आई, क्योंकि वो मतलूबा आदमियों को देख चुका था। ये वाकई ही वो लोग थे। 2 आदमियों का हुलिया तो फ्यास के बताए हुए हुलिये के ऐन मुताबिक था, बल्कि तीसरे का वही हुलिया था जो डॉक्टर रफीक ने बताया था। इनका खाना बता रहा था कि उन्हें फारिग होने में काफी देर लगेगी, इस दौरान उनके कमरों की तलाशी ले लूं, इमरान ने सरगोशियाना अंदाज में कहा और कैप्टन शकील के सर हिलाने पर वो तेजी से उठा और लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। वो तीनों आपस में बातें भी कर रहे थे और खाना भी खा रहे थे। उन्होंने इमरान की तरफ देखा तक ना था। इमरान लिफ्ट के जरिए तीसरी मंजिल पर पहुंचा और फिर सीधा 25 नंबर कमरे की तरफ बढ़ गया। राहदारी में काफी लोग आ जा रहे थे, इनमें आम लोग भी थे और वेटर भी। इमरान ने जेब से मास्टर की निकाली और बड़े इत्मीनान से कमरा नंबर 25 के दरवाजे पर जाकर इस तरह रुक गया जैसे वो खुद इस कमरे में ठहरा हुआ हो। मास्टर की मदद से उसने चंद लम्हों में दरवाजा खोल दिया और दूसरे लम्हे वो कमरे के अंदर था। अंदर से दरवाजा बंद करके वो सीधा अलमारी की तरफ बढ़ गया, क्योंकि बेज़ाहिर कमरे में कोई सामान मौजूद न था। इसने अलमारी खोली, वहां उसे एक बैग नजर आया। इमरान ने चंद ही लम्हों में बड़े माहिराना अंदाज में बैग की तलाशी ले ली और जब उसने एक मखसूस किस्म का ट्रांसमीटर और बैग की खुफिया खानों में पड़ा जदीद किस्म का असला देखा तो वो चौंक पड़ा। लेकिन बैग में उसे ना ही किसी किस्म का कागज नजर आया और ना कोई डायरी। इसने बैग को वापस रखकर अलमारी की तलाशी शुरू की, लेकिन वहां भी कोई चीज नजर ना आई तो वो मलिका बाथरूम की तरफ बढ़ गया और अभी वो बाथरूम की तलाशी में मसरूफ था कि इसके कानों में कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई थी। वो बुरी तरह चौंक पड़ा। बाथरूम का दरवाजा उसने बंद कर दिया था। वो दरवाजे के साथ आकर रुक गया। जेब में मौजूद रिवॉल्वर पर उसकी गिरफ्त मजबूत हो गई। मुझे अब चल पड़ना चाहिए फ्लैग, बाकी वक्त मैं एयरपोर्ट पर गुजार लूंगा, एक आवाज इमरान के कानों में पड़ी। हाँ, हमने भी इस अली इमरान की तलाश शुरू करनी है, न जाने कितना वक्त लगेगा इसको तलाश करने में, एक और आवाज़ सुनाई थी और इमरान अपना नाम सुनकर बुरी तरह चौंक पड़ा। मेरा ख्याल है फ्लैग ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। डॉक्टर रफ़ीक ने बताया था कि इमरान यहाँ के डायरेक्टर जनरल सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो का बेटा है, तो लाजिमन वो अपने बाप की सरकारी कोठी में ही रिहाइश पजीर होगा और सरकारी कोठी का आसानी से पता चल सकता है। एक और आवाज़ सुनाई दी। बहरहाल जहाँ भी वो हो उसे तलाश तो करना है, फ्लैग ने कहा। ओके, मैं अपने कमरे से बैग ले लूं, इस आदमी की आवाज़ सुनाई दी जिसने जॉनी के बारे में बात की थी। सुनो जॉनी, इस सीरम का ख्याल रखना, वो इंतहाई कीमती है, फ्लैग ने कहा। ओह डोंट वरी, मैं जानता हूँ इसकी अहमियत को, जॉनी की आवाज़ सुनाई तो इमरान चौंक पड़ा। सीरम का लफ्ज़ सुनते ही वो समझ गया था कि ये सीरम यकीनन इस खौफनाक बीमारी ब्लैक डॉग का ही हो सकता है। उसके साथ ही इमरान ने यकलक दरवाज़ा खोला और उछलकर कमरे में पहुंचा। इस वक्त गैर मुल्की दूसरे से मुसाफिया करने में मसरूफ था। हेलो, इमरान ने बाहर निकलते ही कहा तो वो तीनों इस बुरी तरह उछल पड़े जैसे उनके पैरों तले बम फट पड़ा हुआ हो। कौन हो तुम? इनमें से एक ने हैरत भरे लहजे में कहा और इमरान ने आवाज से ही पहचान लिया कि ये फ्लैग है। खातिम को अली इमरान कहते हैं। मुझे इतला मिली थी कि तुम्हें मेरी तलाश है, इसलिए मैं खुद ही हाजिर हो गया। तुम अजनबी हो, कहाँ मुझे ढूंढते फिरोगे?
इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसका एक हाथ कोट की जेब में ही था। ओह, तो तुम हो अली इमरान, फ्लैक ने होठ चबाते हुए कहा और साथ ही इन तीनों ने बड़ी मानीखेज नजरों से एक दूसरे को देखा। तुम्हारा नाम फ्लैक है, इतना तो मैं जानता हूँ, और ये साहब जो जॉनी हैं, क्या तुम दोनों का तारुफ तो सुपर फ्यास ने करवा दिया था। और ये साहब, हाँ तो डॉगर हैं, ये फिर डॉक्टर आर्नल्ड, जो भी दुरुस्त नाम हो। क्या ख्याल है, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और इन तीनों के चेहरे हैरत से बिगड़ते चले गए। तुम यहाँ तक कैसे पहुँच गए, इस बार फ्लैक ने होठ काटते हुए कहा। ये लंबी कहानी है, फिर कभी वक्त मिला तो तफसील से बताऊंगा। फिलहाल वो ब्लैक डॉग वाला सीरम तो मेरे हवाले कर दो ताकि मैं इस पर तजर्बात कर सकूं। वैसे मुझे ज़ाती तौर पर यह बीमारी बड़ी पसंद आई, बड़ी रोमांटिक किस्म की बीमारी है। बुलबुले बन रहे हैं, फट रहे हैं। वाह, इमरान ने ऐसे लहजे में कहा जैसे वो बीमारी के बजाय वाकई ही किसी रोमांटिक सीन की बात कर रहा हो। क्या कह रहे हो तुम, कैसा सीरम और कैसी बीमारी, फ्लैक ने होंठ भींचते हुए कहा। यार, तुम लोग शायद बड़े भोले भाले किस्म के हो। जब तुम्हें मालूम है कि मैं बाथरूम से बाहर आया हूं तो जाहिर है तुम्हारी आवाज़ें बाथरूम तक तो पहुंच ही रही होंगी, और अभी तुमने जो बातचीत की है उसके बाद इस किस्म की बात करना इंतहाई भोलपन ही हो सकता है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, हम तुम्हारे साथ ताउन करने पर तैयार हैं, लेकिन तुम भी हमारे साथ ताउन करो, इस बार फ्लैक ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। बिल्कुल, बाहमी ताउन, जिसे हम लोग इमदादे बाहमी कहते हैं, सुनहरी असूल है, इमरान ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। तो फिर बताओ कि वो विच डॉक्टर हबशी जिसे तुम अपने साथ लेकर इस फयास नामी मरीज के इलाज के लिए गए थे, कौन है और कहाँ रहता है और उसने क्या इलाज किया है, फ्लैक ने कहा। वैसे वो बड़ा मशहूर आदमी है और इस किस्म की बीमारियों का जो किसी के जिस्म में ना आए इलाज करता है, लेकिन एक बात है, फीस बड़ी लंबी चौड़ी लेता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इसका लहजा बड़ा दोस्ताना था। क्या तुम दुरुस्त कह रहे हो, फ्लैक ने होंठ चबाते हुए कहा। बिल्कुल, मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलकर इससे तुम्हारी मुलाकात भी करा सकता हूँ, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। तुम इस इलाज के बारे में कुछ नहीं जानते, फ्लैक ने कहा। मैंने तो इसकी बड़ी मिन्नत की थी कि वो मुझे अपना शागिर्द बना ले, लेकिन वो मानता ही नहीं। कहता है शागिर्द बनने के लिए मुझे पहले अफ्रीका जाकर 10 शेरों से मुकाबला करना पड़ेगा। अब तुम खुद सोचो, मुझे जैसा आदमी तो चिड़ियाघर में शेर को देखकर दहशत से बेहोश हो जाता है, इसलिए इसका शागिर्द ना बन सका, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। ओके, फिर तुम आराम करो, फ्लैक ने यकलख्त मानी के इस अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, और दूसरे लम्हे उसने अपना हाथ को मखसूस अंदाज में झटका दिया तो उसके हाथ में एक बारीक लेकिन इंतहाई तेज धार का खंजर मौजूद था, और पलक झपकने में वो खंजर इमरान की तरफ इस तरह बढ़ा जैसे बिजली चमकती है, और इमरान को इस खंजर से बचने के लिए वाकई अपने जिस्म की पूरी तवानाई खर्च करनी पड़ी, वरना जिस महारत और तेजी से वो खंजर फेंका गया था, अगर इमरान से एक लम्हे की भी चूक हो जाती तो वो यकीनन मार खा जाता, और खंजर उसके जिस्म से सिर्फ आधे इंच के फासले पर से गुजरकर पीछे दरवाजे पे खटाक से लगा। एक तरफ छलांग लगाते ही इमरान यकलख्त बिजली की सी तेजी से एक बार फिर उछला, और इस बार वो डॉगर के फेंके हुए खंजर से बाल बाल बचा था। इसके साथ साथ वो हवा में यकलख्त कलाबाजी खा गया, क्योंकि उसने जॉनी के हाथ की हरकत देख ली थी, और तीसरा खंजर भी उसके कदमों तले निकल गया। ये तीनों खंजर इस कदर महारत और तेजी से फेंके गए थे कि इमरान के अपने नुक्ता नज़र से इसका बच जाना इसकी खुशकिस्मती की वजह से हुआ था। अब तुम तीनों हाथ खड़े कर लो, इमरान ने कदम जमीन पर लगने से पहले ही रिवॉल्वर जेब से निकाल लिया, लेकिन दूसरे लम्हे रिवॉल्वर ना सिर्फ उसके हाथों से निकल गया बल्कि इमरान भी उछलकर बाथरूम के दरवाजे से टकराया, और दरवाजा चूंकि खुला हुआ था इसलिए वो दरवाजे से टकराकर गुस्लखाने के अंदर फर्श पर जा गिरा। ये कारनामा डॉगर का था। इसने वाकई ही इस कदर महारत और फुर्ती दिखाई दी कि इमरान जैसा शख्स भी उसकी इस कदर फुर्ती के सामने ना ठहर सका था। इमरान ने अपने जमीन पर कदम रखते ही सिर्फ इतना देखा था कि यकलख डॉगर का जिस्म हवा में उठा, और फिर इमरान के हाथ और सीने पर बैक वक्त इसकी टांगें टकराई, और चूंकि इमरान अभी पूरी तरह जमकर खड़ा ना हो सका था इसलिए वो ज़रब खाकर उड़ता हुआ बाथरूम के दरवाजे से टकराकर अंदर जा गिरा। इसने नीचे गिरते ही बिजली की सी तेजी से कलाबाजी खाकर उठना चाहा था कि यकलख बाथरूम का दरवाजा एक धमाके से बंद हो गया, उसे बाहर से खींचकर बंद कर दिया गया था। इमरान उछलकर दरवाजे की तरफ मुड़ा, लेकिन दरवाजा लॉक कर दिया गया था, और चूंकि बाहर से उसे लॉक करके लॉक के साथ मौजूद डबल लॉक का बटन दबा दिया गया था, इसलिए अब वो हैंडल दबाने के बावजूद ना खुल रहा था। बाहर कमरे में से भाग तोड़ की आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे वो सामान उठाकर भाग रहे हों। इमरान ने बिजली की सी तेजी से जेब से वही मास्टर की निकाली, फिर इस लॉक को खोलने में मसरूफ हो गया, लेकिन बावजूद कई कोशिशें करने के बाद भी वो लॉक ना खुल सका, और इमरान ने
एक तवील सांस लेते हुए मास्टर की वापस खींचकर गुस्ल खाने की खिड़की में ही इतनी बड़ी ना थी कि वो इसमें से गुजर सकता। इधर कमरे में ही अब खामोशी तारी हो गई थी। इस बार लुत्फ आएगा, अच्छे तेज तर्रार लोग से वास्ता पड़ा है, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर हाथ में बंधी हुई घड़ी का विंड बटन खींचकर उसे मखसूस सुइयों को एडजस्ट करके विंड बटन को दबाया। हेलाओ गुस्ल खाने का कैदी बो रहा हूँ, ओवर। जलते बुझते बल्ब की चंद मिनट पहले मुसलसल चलते ही इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। गुस्ल खाने का कैदी, क्या मतलब? दूसरी तरफ से कैप्टन शकील की हैरत भरी आवाज सुनाई दी। हैरत बाद में जाहिर करना, फिलहाल कमरा नंबर 25 में पहुंचकर मुझे इस गुस्ल खान की कैद से रिहाई दिलाओ। और उसी टाइम एक आवाज़ आई, इमरान साहब। उसी लम्हे बाहर से कैप्टन शकील की आवाज़ सुनाई थी और फिर दरवाजे का हैंडल ऊपर नीचे होने लगा। कैप्टन शकील दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था। यार, इसका साइड बटन पुश करो, सिर्फ हैंडल दबाने से खुल जाता है, तो तुम्हें तकलीफ देने की क्या ज़रूरत थी? इमरान ने अंदर से कहा। साइड बटन? कौन सा साइड बटन? यहाँ तो कोई साइड बटन नहीं है। बाहर से कैप्टन शकील की आवाज़ सुनाई दी। अरे वाह, ये गुस्ल खाना कम और पागल खाना ज़्यादा है। मुझे अब याद आ रहा है कि वो साइड बटन तो गुस्ल खाने के अंदर होता है, बाहर नहीं, ताकि बाहर से दरवाज़ा खोला ना जा सके। इमरान ने हंसते हुए कहा और साइड बटन को दबाकर इसने दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन दरवाज़ा फिर भी ना खुल सका और इमरान की आंखें हैरत से फैलने लगी। ओह, एक मिनट इमरान साहब, लॉक के लीवर में एक तार फंसा हुआ है। बाहर से कैप्टन शकील की आवाज़ सुनाई दी। तार कहां से आ गई? इमरान ने हैरान होते हुए कहा, लेकिन उसी लम्हे हैंडल दबा और दरवाजा खुल गया। ये देखिए, ये तार लीवर की साइड पर फंसी हुई थी। कैप्टन शकील ने हाथ में मौजूद एक सख्त लेकिन छोटी सी मुड़ी हुई तार दिखाते हुए कहा। ओह, इसीलिए मास्टर की से लॉक ना खुल रहा था। ये तो यार बड़े ही बरकरफ्तार लोग हैं। इमरान ने कहा और गुस्ल खाने से बाहर आ गया। लेकिन इमरान साहब, वो गए कहाँ? मैं तो इसके लिए हॉल में बैठा रहा था कि आप खुद ही उससे निपट लेंगे, कैप्टन शकील ने हैरत भरे लहजे में कहा। अब मैं क्या करूं? उन्होंने मुझे चैलेंज कर दिया कि पहले मुंह धो आओ, फिर मुकाबला करना है। मैं मुंह धोने गुस्ल खाने में आया तो उन्होंने ना सिर्फ दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, बल्कि लॉक भी जाम कर दिया। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और एक तरफ मेज पर रखे हुए टेलीफोन की तरफ बढ़ गया। लेकिन इमरान साहब, मैं तो हाल में मौजूद रहा और वहीं से आ रहा हूं, मैंने तो उन्हें जाते हुए नहीं देखा। कैप्टन शकील अभी तक हैरान था। फिर तो उन्होंने सुलेमानी टोपी पहनी हुई होगी या फिर फायर डोर से निकल गए होंगे। इमरान ने टेलीफोन का रिसीवर उठाते हुए कहा और कैप्टन शकील ने सर हिला दिया। यस एक्सचेंज। रिसीवर उठाते ही होटल के एक्सचेंज ऑपरेटर बोल पड़ा और इमरान ने उसे राना हाउस का नंबर मिलाने की हिदायत की। सामान तो वो शायद ले गए हैं, कैप्टन शकील ने खुली हुई अलमारी को देखकर कहा। अपने सामान के साथ साथ वो मेरा रिवॉल्वर भी ले गए हैं। बड़ी मुश्किल से एक कबाड़िए से ढूंढ कर लाया था, वो भी गया, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और कैप्टन शकील बेख्तियार हंस पड़ा। यस राना हाउस। दूसरी तरफ से घंटी मुसलसल बजने के बाद रिसीवर उठा और जवाना की आवाज़ सुनाई दी। वो हमारा विच डॉक्टर कहाँ गया है जवाना? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ मास्टर, आप? जोसेफ तो 1 घंटे से कहीं गया हुआ है। मैंने पूछा तो कहने लगा बॉस के सर पर नीले परों और स्याह चूंच वाली चील मंडला रही है, इसलिए मैं दरिया पर जाकर शामिरी का अमल करूंगा, तब इस चील का खात्मा होगा। जवाना ने हंसते हुए कहा। अरे वाह, ये तो असली विच डॉक्टर बन गया है। वाकई ही नीले परों और स्याह चूंच वाली एक नहीं बल्कि 3 चीलें इकट्ठी झपटती थी मुझ पर, लेकिन ये यकीनन शामिरी का अमल की काम आ गया। लेकिन वो चीलें भी बड़ी जोरदार हैं। अब वो मुझे छोड़कर जोसेफ के सर पर मंडलाने के लिए चल पड़ी हैं। इमरान ने हंसते हुए कहा। क्या मतलब मास्टर? क्या आप पर हमला हुआ है? किसने किया है? जवाना ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा। ऐसा वैसा हमला? बड़ा जोरदार हमला था, बैक वक्त 3 खंजरों के साथ। लेकिन जोसेफ चूंकि दरिया में बैठकर शामिरी का अमल कर रहा था और होटल शेटन में दरिया तो मौजूद ना था, इसलिए उन्होंने मुझे गुस्ल खाने में बंद कर दिया। बहरहाल अब चीलें लाजमन राना हाउस पहुंचेंगी, तुम जरा ख्याल रखना, इमरान ने कहा। ओह मास्टर, आप खुलकर बात करें। ये चीलों वीलों और गुस्ल खाने और दरिया वाले इशारे आप जोसेफ के साथ दोहराया करें, मुझे इनकी समझ नहीं आती, जवाना ने झुंझलाए हुए लहजे में कहा। शुक्र है समझ नहीं आती, वरना 6 बोतलें तुम्हें भी पिलानी पड़ती रोज की। बहरहाल नोट कर लो, 3 गैर मुल्की हैं, शक्ल सूरत तो एक्रीमियन लगते हैं, लेकिन वो यही कहते हैं कि उनका ताल्लुक वेस्टर्न कॉर्मन से है। बहरहाल वो 3 अफराद हैं, एक का नाम फ्लैक, दूसरे का जॉनी और तीसरे का डॉगर, इमरान ने कहा। फिर उसने इन तीनों के हुलिये तफसील से बता दिए। ये तीनों ब्लैक डॉग का इलाज पूछने विच डॉक्टर जोसेफ के पास आ रहे हैं। आप जोसेफ तो नहीं हैं, इसलिए अब उन्हें इलाज बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, इमरान ने कहा। ओह मास्टर, मैं समझ गया, आप बेफिक्र रहें, जवाना उन्हें ऐसा इलाज बताएगा कि सारी उम्र इलाज का नाम ले लेकर रोते रहेंगे, जवाना ने कहा। और इमरान ने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाकर कुरडर दबा दिया। टूटू की आवाजें उभरी तो उसने हाथ छोड़ दिया। दूसरे लम्हे ऑपरेटर की आवाज सुनाई थी। यस एक्सचेंज ऑपरेटर। ऑपरेटर का लहजा बेहद मौतमाना था और इमरान ने उसे जूलिया का नंबर मिलाने के लिए कहा।
آپ نے ساری کالیں یہیں سے کرنی ہیں؟ کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یار ان کے کھاتے میں ہی جائیں گی، آخر میرا ریوالور لے گئے ہیں، کچھ تو رقم پوری کر لوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور کیپٹن شکیل بے اختیار ہنس پڑا۔ یس، جولیا اسپیکنگ۔ چند لمحوں بعد ہی جولیا کی آواز سنائی دی۔ واہ، بڑے عرصے کے بعد تمہارے منہ سے یس کا لفظ تو نکلا، ورنہ نو نو سنتے تو میرے کان ڈھک گئے تھے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ تم، کیا بات ہے؟ جولیا نے چونک کر پوچھا۔ ہماری بات بھلا بدل سکتی ہے، قیامت تو آ سکتی ہے لیکن ہماری بات نہیں بدل سکتی، بس جسے ایک بار اپنا کہہ دیا اسے غیر نہیں کہا جا سکتا۔ عمران کی زبان ایک بار پھر چل پڑی۔ کیا یہی بکواس کرنے کے لیے فون کیا تھا؟ میں بند کر رہی ہوں فون، جولیا نے غصے لہجے میں کہا، لیکن اس کا لہجہ صاف چگلی کھا رہا تھا کہ غصہ مصنوعی ہے ورنہ اندر سے مسرت کے لڈو پھوٹ رہے ہیں۔ فون بے شک بند کر دو لیکن کال بند نہیں ہونی چاہیے، اس کا رابطہ اپنے دل سے کر لو، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری کال، عمران نے کہا اور اس بار جولیا بجائے غصے میں آنے کے کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تم کبھی کبھی خوبصورت باتیں کرتے ہو، جولیا نے مترنم ہنسی ہنستے ہوئے کہا اور عمران کا دوسرا ہاتھ بے اختیار اپنے سر پر پہنچ گیا۔ ظاہر ہے کہ تمہارے مقابلے میں تو کبھی کبھی ہی باتیں کر سکتا ہوں، تم باتیں کرنے کا موقع ہی کب دیتی ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ایک بار پھر جولیا بڑے میٹھے لہجے میں ہنس پڑی۔ اب یہ ہیرا رانجھے کا قصہ ختم بھی کریں عمران صاحب، کیپٹن شکیل نے بڑے بیزار سے لہجے میں کہا۔ او چچا کدوں آ گیا ہے جولیا؟ اس لیے حال دل پھر کبھی کہیں کہیں گے، تمہارا چوکیدار بڑا ظالم ہے، فی الحال ایسا کرو کہ سوائے چچا کی دو، او سوری میرا مطلب ہے کیپٹن شکیل کے وہ تو یہاں موجود ہے، تم صفدر کو فون کر کے کہہ دو کہ وہ شیٹن ہوٹل پہنچ جائے اور باہر رک کر نگرانی کرے، ہو سکتا ہے میں بارات لے کر یہاں نکلوں، بہرحال بارات میں 3 یا کم از کم 2 غیر ملکی ضرور ہوں گے۔ اوہ، کیا کوئی کیس شروع ہو گیا ہے؟ جولیا نے حیران ہو کر پوچھا۔ ابھی کہاں شروع ہوا ہے، شروع ہوا تھا کہ تمہارے چچا قیدو نے روک دیا، خدا حافظ، عمران نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ اب خواہ مخواہ وقت ضائع کرتے رہے ہیں اور اب وہ یہاں واپس کیوں آئیں گے؟ کیپٹن شکیل نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ارے واقعی یار، اس ہوٹل میں کیا جن بھوت کا سایہ تو نہیں کہ ہر بات مجھے بعد میں سمجھ آتی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ایک طرف پڑی ہوئی کرسی پر اس طرح بیٹھ گیا جیسے اس کا یہاں سے جانے کا قطعی کوئی ارادہ نہ ہو۔ کیا مطلب، آپ کیوں بیٹھ گئے ہیں؟ کیپٹن شکیل کے لہجے میں شدید حیرت تھی، اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے عمران کے رویے کی ہی سمجھ نہیں آ رہی۔ کرسی پر ہی بیٹھا ہوں، انڈوں پر تو نہیں بیٹھ گیا، عمران نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ کیپٹن شکیل کوئی جواب دیتا کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور کیپٹن شکیل جس کی پشت دروازے کی طرف تھی اچھل کر مڑا، لیکن عمران اس طرح اطمینان سے بیٹھا رہا۔ دروازے پر فلیک، جونی اور ڈاکر تینوں موجود تھے اور فلیک کے ہاتھ میں ریوالور موجود تھا۔ خبردار اگر حرکت کی تو، فلیک نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ خوش آمدید دوستو، مجھے آپ کا ہی انتظار تھا، ورنہ یہ صاحب تو بڑی دیر سے کہہ رہے تھے کہ ہم حرکت کرنا شروع کر دیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کیپٹن شکیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو ان تینوں کو واپس آتے دیکھ کر واقعی حیران ہو رہا تھا۔ تم نے ہم سے غلط بیانی کیوں کی؟ ایلبرٹ روڈ پر تو کوئی رانا ہاؤس نہیں ہے، فلیک نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ایلبرٹ روڈ؟ ارے کمال ہے، تم ایلبرٹ روڈ ناپتے رہے ہو، بھائی میں نے تو رابرٹ روڈ کہا تھا، عمران نے مسکرا کر جواب دیا۔ بکواس مت کرو، میں نے تفصیل سے نقشہ دیکھا ہے، یہاں کوئی رابرٹ روڈ نہیں ہے، اس بار ڈاکر نے غصے لہجے میں کہا۔ اچھا کہاں ہے نقشہ؟ مجھے بھی تو دکھاؤ، کمال ہے، اتنی اہم ترین روڈ کہاں چلی گئی؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سنو علی عمران، ہمیں تم سے کوئی دشمنی نہیں، اس لیے اگر تم اپنی زندگی بچانا چاہتے ہو تو اس وچ ڈاکٹر کو صحیح پتہ بتا دو، فلیک نے تیز لہجے میں کہا۔ بھائی مجھے معلوم ہے، ورنہ میں یہاں سے چلا نہ جاتا، مجھے معلوم تھا کہ تم مجھے غسل خانے میں اس لیے بند کر کے گئے تھے کہ میں تمہارے واپس آنے تک باہر نہ نکل سکوں، لیکن یہ صاحب بھی چیل کی سی نظر رکھتے ہیں، انہیں وہ تار لیور میں پھنسا نظر آ گیا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ تم ہمارے مہمان ہو، یہاں اجنبی ہو سکتا ہے تمہیں رابرٹ روڈ نہ مل سکے، اس لیے مجبوراً مجھے تمہارے آنے تک رکنا پڑا۔ اب بولو کیا چاہتے ہو؟ کہو تو ساتھ چل کر تمہیں رابرٹ روڈ دکھا دوں، اور اگر کہو تو اس وچ ڈاکٹر سے ملاقات کرا دوں، جیسے تم چاہو، لیکن امداد باہمی کے تحت ایک کام بہرحال تمہیں بھی کرنا پڑے گا، پورا سیرم نہ صحیح، اس کے کچھ نہ کچھ مقدار مجھے ضرور دینا ہوگی، عمران نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، اگر تم ہمیں اس وچ ڈاکٹر سے ملوا دو تو ہم تمہیں سیرم ضرور دیں گے، فلیک نے کہا۔ اوکے آؤ، ہاں یہ میرا ریوالور مجھے دے دو، ذرا روب و دبدبا رہتا ہے جیب اوپری ہونے کی وجہ سے، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں یہ ہمارے پاس رہے گا، فلیک نے سخت لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ تینوں تیزی سے سائڈوں پر ہٹ گئے۔ آؤ چچا کہہ دوں، تم بھی کہتے تھے کہ تم نے کسی پر اسرار بیماری کا علاج کرانا ہے، چلو اس بہانے دونوں ہی کام ہو جائیں گے، عمران نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا، جو ابھی تک حیرت بھرے انداز میں کھڑا یہ عجیب و غریب تماشا دیکھ رہا تھا۔
नहीं, ये यहीं रहेगा, तुम अकेले हमारे साथ चलोगे, फ्लैक ने तेज लहजे में कहा। यार गरीब आदमी है, इसका भी इलाज हो जाएगा। काफी अरसे से मेरा सर खा रहा था कि विच डॉक्टर से मिला दो, उसे रात को ख्वाब देखने की बीमारी है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। नहीं, ये यहीं रहेगा, फ्लैक ने पहले से ज्यादा गुस्सेले लहजे में कहा। ओके चचा, कह दूं मजबूरी है, फिर कभी सही, इमरान ने कंधे उचकाते हुए कहा, फिर तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कैप्टन शकील अपनी जगह खड़ा रहा, उसकी समझ में ये सारा खेल कतई नहीं आ रहा था। इसके लिए ये बात इंतहाई अजीबो गरीब थी कि मुजरिम खुद ही कमरे में वापस आ गए थे, फिर वो इस तरह इमरान को साथ लेकर जा रहे जैसे इमरान उनका अपना साथी हो। इमरान के दरवाजे से बाहर आने के बाद फ्लैक और उसके साथी भी बाहर आ गए और जॉनी ने दरवाजा बंद करके उसकी कुंडी लगा दी और फिर वो सब एतमीनान से चलते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। तुम जब गुस्ल खाने से बाहर आ गए थे तो फिर कमरे में क्यों रुक गए? लिफ्ट का दरवाजा बंद होते ही फ्लैक ने पूछा। उसने रिवॉल्वर अब जेब में रख लिया था। यार सच पूछते हो तो मैंने सोचा कि चलो मुफ्त का टेलीफोन हाथ लग गया है, इसलिए कुछ कालें ही कर लूं। अभी तो मैंने एक्रीमिया, वेस्टर्न कॉर्मन और सागा लैंड भी कालें करनी थी, वहां भी अपनी वो रहती है, इमरान ने कहा और साथ ही उसने बड़े ओबाशाना अंदाज में आंख मारी और फ्लैक और उसके साथ ही खिलखिलाकर हंस पड़े। तो वाकई ही दिलचस्प आदमी हो, फ्लैक ने हंसते हुए कहा और इमरान ने सर हिला दिया क्योंकि लिफ्ट रुक चुकी थी। वो चारों लिफ्ट से निकलकर एतमीनान से चलते हुए होटल के हाल से बाहर आ गए। इधर मेरी कार मौजूद है, इमरान ने पार्किंग की तरफ इशारा करते हुए कहा। कार? ओ ठीक है, आखिर तुम डायरेक्टर जनरल के लड़के हो, कार तो होनी ही चाहिए तुम्हारे पास, फ्लैक ने कहा। अरे डैडी का नाम दोबारा ना लेना, वो बड़े जालिम आदमी हैं, जरा उनका नाम लो तो फौरन डंडा उठाए पहुंच जाते हैं, इमरान ने खौफजदा से लहजे में कहा। फ्लैक और उसके साथ ही एक बार फिर हंस पड़े। उनके चेहरे बता रहे थे कि वो इमरान को बिल्कुल ही गाउदी किस्म का नौजवान समझ रहे हैं। चंद लम्हों बाद इमरान की कार पार्किंग से निकलकर सड़क पर पहुंच चुकी थी। ड्राइविंग सीट पर इमरान था जबकि उसके साथ फ्लैक बैठा हुआ था और पिछली सीट पर जॉनी और डॉगर मौजूद थे। तुम इंतहाई मुतसाद आदमी हो मिस्टर अली इमरान, जब तुम लड़ते हो तो यूं महसूस होता है जैसे तुम मार्शल आर्ट में बेपनाह महारत रखते हो, हालांकि तुम जैसे जहन का आदमी इस कदर फुर्ती और तेजी दिखा ही नहीं सकता, फ्लैक ने मुस्कुराते हुए कहा। असल बात बताऊं? इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। हाँ बताओ, फ्लैक ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं खंजर से बेहद डरता हूँ, खंजर नजर आते ही मेरा जिस्म खुद ब खुद हरकत में आ जाता है, बस कुछ नफ्सियाती बीमारी समझ लो, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा और फ्लैक ने उसे ओके कहकर सर हिला दिया। इमरान की कार मुख्तलिफ सड़कों से घूमने के बाद राना हाउस के गेट पर पहुंच गई। ओह, ये इमारत तो हमने भी देखी थी, लेकिन इस पर राना हाउस तो नहीं लिखा हुआ था, फ्लैक ने चौंक कर कहा। जब बोर्ड पर राना लिखा हुआ है तो राना हाउस ही हुआ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और साथ ही वो नीचे उतरा। उसने कॉल बेल का बटन दबा दिया। फ्लैक और उसके साथ ही एतमीनान से कार में बैठे हुए थे। चंद लम्हों बाद फाटक की ज़ीली खिड़की खुली और जवाना बाहर निकल आया। इमरान को इस तरह बाहर खड़े देखकर वो चौंका ही था कि इमरान बोल पड़ा। जनाब, विच डॉक्टर जोसेफ साहब तशरीफ रखते हैं, हमने उनसे मिलना है। इमरान के लहजे में ऐसी अजनबियत थी जैसे वो जमाना का ज्यादा वाकिफ ना हो। नहीं, वो एक अमल करने दरिया पर गए हैं, अभी तक वापस नहीं आए, जवाना ने मुंह बनाते हुए कहा। इस दौरान वो कार में मौजूद फ्लैक और उसके साथियों को दिख चुका था और चूंकि इमरान ने खुद ही उनके हुलिये उसे फोन पर बताए थे, इसलिए जाहिर है वो इन्हें देखते ही पहचान गया था। ओह, फिर हम इंतजार कर लेते हैं, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। मैं फाटक खोलता हूँ, जवाना ने कहा और दोबारा ज़ेली खिड़की में गायब हो गया। इमरान वापस ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। दूसरे लम्हे फाटक खुल गया और इमरान कार अंदर लेता चला गया। ओह, बड़े वसी और शानदार इमारत है, कौन है ये राना? फ्लैक ने कार के अंदर दाखिल होते ही हैरत भरे अंदाज में इधर उधर देखते हुए कहा। विच डॉक्टर का मुरीद है? विच डॉक्टर ने उसके बीमारी का इलाज किया तो उसने खुश होकर उसे ये इमारत मुलाजमों और साजो सामान के बख्श दी, इमरान ने जवाब दिया और कार पोर्च में जाकर रोक दी और फिर वो चारों कार से नीचे उतर आए। जवाना भी फाटक बंद करके वापस पहुंच गया। ड्राइंग रूम में शायद इधर है, मैं एक बार आया तो था, इमरान ने इधर उधर देखते हुए कहा। मेरे साथ आइए, जवाना ने कहा और ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया। वाकई ये राना तो कोई बहुत बड़ा लॉर्ड लगता है, इस कदर बड़ा ड्राइंग रूम, इतने रकबे में तो एक्रीमिया में पूरी कॉलोनी बन जाए, फ्लैक ने कहा और इमरान मुस्कुरा दिया। कम से कम एक बात तो फ्लैक ने लाशऊरी तौर पर बता दी थी कि उनका ताल्लुक वेस्टर्न कॉर्मन से नहीं बल्कि एक्रीमिया से है। वैसे आप दोबारा नाराज होकर खंजर सनी तो नहीं शुरू कर देंगे? तो एक बात पूछ लूं, इमरान ने बड़े सादा से लहजे में कहा। क्या पूछना चाहते हो? फ्लैक ने चौंक कर इमरान की तरफ गौर से देखते हुए कहा। तुमने फ्याज को ब्लैक डॉग वाली बीमारी किस खास मकसद से लगाई थी या वैसे ही रूटीन में तजर्बा कर रहे थे? इमरान का लहजा संजीदा था। हम तो सिर्फ इतना जानते थे कि वो दारुल हुकूमत का रहने वाला है और बस, इसका नाम और ओहदा तो यहाँ आकर मालूम हुआ, फ्लैक ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे ख्याल में सिर्फ फयाज की ही किस्मत थी कि उसे विच डॉक्टर जोसेफ
बहिया हो गया, दूसरे तो मर गए होंगे। कितने अफराद मरे हैं यहाँ पाकिस्तान में इस बीमारी से? इमरान ने इसी तरह सादा लहजे में कहा। ज्यादा नहीं, 4-5 होंगे, फ्लैक ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। बाकी दुनियावी तजर्बात हुए होंगे, कहीं और भी उसका इलाज दरियाफ्त हुआ है? इमरान ने वैसे ही रवादारी में पूछा। ब्लैक डॉग के इलाज का तो तस्वुर नहीं किया जा सकता, ये तो ना जाने इस विच डॉक्टर ने क्या किया है कि फ्याज ठीक हो गया है, फ्लैक ने मुंह बनाते हुए कहा। उसी लम्हे जवाना अंदर दाखिल हुआ। विच डॉक्टर साहब वापस आ गए हैं जनाब, जवाना ने बड़े मौतबाना लहजे में कहा। उन्हें कहो कि लंबी फीस देने वाले गैर मुल्की आए हैं, वरना हो सकता है वो किसी और जंतर मंतर में मसरूफ हो जाए, इमरान ने चौंक कर कहा और जवाना सर हिलाता हुआ बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद जोसेफ अंदर दाखिल हुआ, उसके चेहरे पर हैरत के आसार थे। जवाना इसके पीछे था। ओह, विच डॉक्टर जोसेफ, इमरान ने खड़े होकर बड़े अदब से जोसेफ का तारुफ कराते हुए कहा। जोसेफ ने सर हिला दिया। ये फ्लैक साहब हैं, इनका नाम जॉनी और ये है डॉगर या आर्नल्ड, इमरान ने फ्लैक और इसके साथियों का तारुफ कराते हुए कहा। जी फरमाइए, मुझसे क्या काम है? जोसेफ ने कदरे उखड़े हुए लहजे में कहा। आप ही वो विच डॉक्टर हैं जिन्होंने सर्विसेज अस्पताल के खसूसी शोबे में फयाज नामी मरीज जैसे ब्लॉक डॉग की बीमारी थी इलाज किया है, फ्लैक ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। बिल्कुल फ्लैक साहब, यही मैं ने बताया था कि यही हैं वो लोग। इमरान जोसेफ के बोलने से पहले ही बोल पड़ा, क्योंकि जोसेफ तो इसकी बात ही ना हुई थी और उससे खदशा था कि जोसेफ कहीं ये ना कह दे। आप प्लीज खामोश रहें, फ्लैक ने इमरान से कहा और जोसेफ की तरफ मुड़ गया। Like, comment, share, press the bell icon.